माय विजय चैनल, वेलकम टू एस्पेरेंस चैनल। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और उनके इंट्रोडक्शन देखा कि कौन कौन से डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और कहाँ से ओरिजिन हुई लाइफ की, और हमने डिस्कस किया कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस से किस तरह से मोनोमर्स जो है पॉलीमर्स में चेंज होते हैं और पॉलीमर से कन्वर्जन होती है इनटू मोनोमर। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, और देखेंगे हम डिफरेंट जो वाटर की प्रॉपर्टीज हैं जो उसको इंपॉर्टेंट बनाती हैं। तो अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर देखें तो वाटर की वैसे ही लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। जो लाइफ का ओरिजिन है, जो हम एक मीडियम बात करते हैं, जो सारे रिएक्शंस का जो बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम होता है वो हमारे पास एक्वस मीडियम होता है, उसके लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर हम किसी एक ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे हम आगे भी देख चुके हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म में अगर हम वाटर की परसेंटेज की बात करें वो हमारे पास कितनी है, 70%, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में हमारे पास जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो प्रेजेंट होता है अबाउट 70%। उसके बाद ये क्या है, अगर हम अर्थ पे लाइफ की बात करें तो जो अर्थ के ऊपर लाइफ है वो किसकी वजह से है, वाटर की वजह से है, ठीक है। तो इट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑन दी अर्थ। उसके बाद अगर हम एक ऑर्गेनिज्म की बात करें और फिर हम उसकी कंसंट्रेशन देखते हैं कि कौन से सेल्स में जो है वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और किन में कम होती है। अगर हम सीड एंड बोन्स की देखें तो इनमें हमारे पास वाटर होता है 20%। अगर हम ब्रेन सेल्स की बात करें तो इनमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है 85 to 90%। उसके बाद हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है जेलीफिश, ठीक है। इसमें 99% वाटर होता है। इसी वजह से जो जेलीफिश है उसका जो आपको स्ट्रक्चर है वो आपको ट्रांसपेरेंट सा नजर आता है, ठीक है, क्योंकि उसमें वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद आपने वाटर का फार्मूला तो पढ़ रखा होगा, वो हमारे पास क्या है, H2O, ठीक है। ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, जो वाटर का मॉलिक्यूल का फार्मूला है हमारे पास H2O है। लेकिन आपसे क्वेश्चन है कि जब हाइड्रोजन कंबाइन करता है, जो वाटर है वो मिलके बना हुआ है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, ठीक है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस से मिलता है और एक वाटर मॉलिक्यूल बनाता है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या हो रही है, ठीक है, वो रिड्यूस हो रही है या ऑक्सीडाइज हो रही है, ठीक है। तो जब भी वाटर का मॉलिक्यूल बनता है तो हाइड्रोजन क्या करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी लॉस होता है, ठीक है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, और जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन गेन करती है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे क्योंकि जब वाटर का मॉलिक्यूल बनता है और अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन ने क्या किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं टू दी ऑक्सीजन, यहाँ पे इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। जब भी किसी भी सब्सटेंस के ऊपर अगर आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आए किसी भी एलिमेंट के ऊपर, इसका मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, और अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो जब एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है उस प्रोसेस में क्या होता है हमारे पास कि जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, लूज करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इसके लूज हो जाएंगे, और ये गेन किसने करने हैं, ऑक्सीजन ने, इस वजह से उसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो फिर इस प्रोसेस में अगर हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं टू दी ऑक्सीजन तो इसका आंसर क्या हुआ हमारे पास कि जो हाइड्रोजन है यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, उसने इलेक्ट्रॉन्स को दिया है टू दी ऑक्सीजन। और अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हुई है, ऑक्सीडाइज हुई है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या है कि ड्यूरिंग दी फॉर्मेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज रिड्यूस इन दिस रिएक्शन। अभी हम कुछ वाटर की जो मेन प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी है हाई पोलैरिटी, ठीक है। जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या है, हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और उसकी जो पोलैरिटी है वो भी ज़्यादा होती है। पोलर मॉलिक्यूल क्या मतलब है कि उसके एक एंड पे अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है, और अगर दूसरे एंड की बात करें तो वो क्या होता है, पार्शली नेगेटिव होता है, ठीक है। एक एंड इसका पार्शली पॉजिटिव है, दूसरा एंड हमारे पास पार्शली नेगेटिव है। ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की वाटर के मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल हुई होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन हमारे पास जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जब भी बॉन्ड बनते हैं हाइड्रोजन और इस तरह से, तो क्या होता है कि हाइड्रोजन क्या है, पार्शली पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पार्शली नेगेटिव है, लेकिन ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। इस वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, तो जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा अफिनिटी से उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, ठीक है।
इस एट्रैक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। इसकी वजह से इस मॉलिक्यूल की जो पोलैरिटी है वो ज़्यादा होती है कि एक एंड पार्शली पॉजिटिव होता है और एक एंड पार्शली नेगेटिव होता है। इसी वजह से जो इसकी पोलैरिटी है, इसकी वजह से जो वाटर है वो क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। और अगर हम बात करें कि जो वाटर का मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें वी शेप या बेंड शेप क्यों नज़र आता है, वो भी इसी वजह से क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपने अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। इस वजह से जो हमारे पास वाटर का जो स्ट्रक्चर है, जो फार्मूला है, वो हमेशा ज़्यादातर हमें जब हम उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो वो वी शेप या फिर बेंड शेप होता है। तो इस वजह से जो वाटर की अगर हम पोलैरिटी की बात करें तो इस वजह से जो ऑक्सीजन और जो एक बार हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा एलिमेंट कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से वाटर मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी आती है और इसी वजह से इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। और जो सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं किसी भी लिविंग बीइंग ने, जिस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म ने आगे बात भी की कि सारे रिएक्शंस के लिए हमें एक एक्वस मीडियम चाहिए होता है, वो हमारे पास क्या है, वाटर। तो वाटर एक ऐसा हमारे पास मॉलिक्यूल है जिसके में एक तो उससे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला जाता है और दूसरा सारे केमिकल रिएक्शंस के लिए वो एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हम किसी भी वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे होते हैं तो उसका हम बात करते हैं H2O, ठीक है। यहाँ पे जो हमने आगे पोलैरिटी की बात की कि एक हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर बॉन्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड था वो क्या था, पोलर कोवलेंट बॉन्ड था, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो अनइक्वल थी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल अगर किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ पे जो एक ऑक्सीजन है वो अब दो और हाइड्रोजन से जो किसी और वाटर मॉलिक्यूल होगा उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। इसी तरह से ये जो ऑक्सीजन है ये फिर नेक्स्ट किसी और वाटर मॉलिक्यूल के साथ बनाएगा। इसी तरह से ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये पूरा बनता रहता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ पूरा स्ट्रक्चर बनाता रहेगा और एक टेट्राहेड्रल सा स्ट्रक्चर हमारे पास सामने आ जाता है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो बॉन्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और इसी डायग्राम में यहाँ पे जो बॉन्ड शो हो रहे हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल का दूसरे के साथ है और तीसरे चौथे के साथ, तो ये सारे हमारे पास क्या हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है कि किसी एक वाटर मॉलिक्यूल किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ अगर बॉन्ड बनाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। और यहाँ पे जो होता है कि अगर इसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूल क्यों है, क्योंकि एक ही अगर सब्सटेंस है, सेम हमारे पास मॉलिक्यूल है, वो आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। The partially negative oxygen atom of one water molecule is attracted to the partially positive hydrogen atom of other, ठीक है। एक वाटर मॉलिक्यूल है उसकी ऑक्सीजन अट्रैक्ट होगी टू द अदर हाइड्रोजन ऑफ अदर मॉलिक्यूल, ठीक है। इस तरह से एक्सट्रैक्शन होती रहेगी और हमारे पास एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग में और एक टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनता रहेगा। और जो इंटरेक्शन होती है वो किस वजह से होती है, उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, ठीक है। क्योंकि एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस डिफरेंस की वजह से वो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ही बनाते हैं। नेक्स्ट जो हम दो फोर्सेस को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्या है, कोहेजन एंड एडिशन, ठीक है। अगर हम कोहेजन की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल जो आपस में उन्होंने बॉन्ड बनाया होता है या अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को, तो जो स्टिक किए होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोहेजन, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स की जो कोहेजन है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। एग्जांपल हम यहाँ पे अगर हम ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर लें, ठीक है, किसी भी प्लांट से अगर उसके रूट से टू द लीव्स टू द फ्लावर किसी भी पार्ट ऑफ द प्लांट अगर वाटर ट्रांसफर होना है, हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि वो थ्रू द जाइलम, जो जाइलम है वो वाटर को कंडक्ट करता है, ठीक है। अब वाटर की जो ट्रांसफर हो रही है, वाटर ने फ्लो करना है फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट टू द हाईएस्ट पॉइंट। अब जो वाटर ट्रांसफर हो रहा है, जो ऊपर फ्लो कर रहा है, उसके जो फ्लो में हेल्प कर रहा है वो कौन सी फोर्स कर रही है, कोहेजन, ठीक है। क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच है, उसने बॉन्ड बनाया हुआ है। इस तरह से सारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में स्टिक करके ऊपरली फ्लो करते हैं। तो वाटर का जो फ्लो हो रहा होता है स्मूथली, वो किसकी वजह से हो रहा है, विद द फोर्स ऑफ कोहेजन। अब जो एडिशन फोर्स है वो क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो
किसी वाटर मालिक्यूल के साथ नहीं बल्कि किसी और नॉन पोलर या किसी और मालिक्यूल के साथ अगर अटैच और स्टिक हो जाए वाया हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, किसी हाइड्रोजन बॉन्ड से वो किसी और के साथ अटैच हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ एडिशन, ठीक है, एडिशन की अट्रैक्शन। अब वाटर मालिक्यूल्स की आपस में जो इंट्रैक्शन स्टिक किए हैं वो तो हमारे पास कोहीजन है, लेकिन जैसे हम प्लांट की एग्जांपल ले रहे हैं तो यहाँ पे जो वाटर ने जो प्लांट का लीव है या स्टेम है उसके साथ जो उसने इंट्रैक्शन क्रिएट की है उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन। तो वाटर की ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, एक कोहीजन के वो आपस में स्टिक करके जो फ्लो है उसको स्मूथ बनाते हैं, और दूसरा वो लीव्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं जहाँ से वो फ्लो कर रहे हैं, किसी भी प्लांट का लीव, स्टेम या जो भी है उसके साथ जो वॉल्स हैं उसके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। तो ये दो मेन फोर्सेस हैं कोहीजन और एडिशन में। अगर आप डिफरेंस देखें, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में स्टिक करके बॉन्ड बनाएं तो वो क्या है हमारे पास, कोहीजन, और अगर वो किसी और के साथ नॉन पोलर सब्सटेंसेस है किसी और के साथ अटैच हो वाई हाइड्रोजन बॉन्ड तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन। कोहीजन और एडिशन का जो कंसेप्ट है वो आपको एक और डायग्राम से समझाती हूँ। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर ये दो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने आपस में क्या किया हुआ, इंटरेक्ट किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोहीजन, ठीक है। अब इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स ने अपने साइड वाले दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ भी इंटरेक्शन की है तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, एडिशन, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स का आपस में भी बॉन्ड है, ठीक है, स्टिक किए हुए हैं, लेकिन उस साथ में जो फ्लो कर रहे हैं, अगर जैसे हम वाटर एग्जाम्पल ले रहे थे तो उन्होंने अपनी साइड वाले दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ भी क्या किया हुआ है, इंटरेक्शन की हुई है। तो आपस में भी वो इंटरेक्ट करते हैं, स्टिक टुगेदर रहते हैं, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ भी स्टिक करते हैं, नॉन पोलर सब्सटेंसेस के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन। तो इस तरह से जो वाटर है उसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं, कोहीजन की एंड एडिशन की। आगे जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करें वो हमारे पास हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी की अगर हम बात करें, किसी भी सब्सटेंस का जो मिनिमम हीट चाहिए होती है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी, ठीक है। अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम इसे कैलोरीज में रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ द कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। किसी भी सब्सटेंस का अगर आपने जो टेम्परेचर इंक्रीज करना है उसके लिए जो मिनिमम हीट चाहिए होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। तो अगर रिप्रेजेंट करें हम नंबर ऑफ द कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर, ठीक है, 1 ग्राम अगर वाटर है उसका अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज करना है टू दी 1 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके लिए जितनी हीट चाहिए होगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी हीट कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हाई हीट कैपेसिटी है वो किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से जो हीट कैपेसिटी है वाटर की वो क्या है, ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम फार्मूला देखें तो हमारे पास क्या है, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, जूल हीट है हमारे पास, उसका यूनिट देखें, और डिवाइडेड बाय ये मैस, अगर आपने कोई भी सब्सटेंस लिया है, कोई सैंपल लिया है उसका मैस हमारे पास क्या है, और ये क्या है हमारे पास, टेम्परेचर, ठीक है, कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। इसी तरह से अगर आपको कोई एग्जांपल दी जाए कि अगर आपको कोई सैंपल है जिसके जो 1 ग्राम है, फॉर एग्जांपल ये 2 ग्राम हमारे पास सैंपल था, उसकी आपने हीट प्रोवाइड की 25 जूल और आपने उसका टेम्परेचर था वो 25 से अब 30 हो गया, ठीक है। ये टेम्परेचर जो होगा तो आप उसकी हीट कैपेसिटी बताएं, तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना। आपके पास फार्मूला C इज इक्वल टू, ये क्या हमारे पास, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा T, ठीक है। तो आप ये तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर फार्मूला में लगाएंगे और आपके पास क्या निकल आएगी, हीट कैपेसिटी। इसी तरह से अगर आपके पास आपको जो हीट है वो ना बताई जाए रिक्वायर्ड, सिर्फ मैस, टेम्परेचर और हीट कैपेसिटी बताया जाए तो फिर भी आप निकाल सकते हैं कि उसके अंदर जो हीट जो रिक्वायर्ड थी वो कितनी थी, इस फार्मूला को रीअरेंज करके। तो अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या है, जूल पर किलोग्राम एंड पर केल्विन। और अगर हम हीट कैपेसिटी वाटर की बात करें तो इसकी, क्योंकि हीट कैपेसिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी वजह से इसे एज ए टेम्परेचर स्टेबलाइजर भी यूज़ किया जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसका जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, हम वाटर को यूज़ करते हैं। अगर कोई सडनली थर्मल चेंजेस आ जाएं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग बॉडी में, तो वाटर क्या करता है, एज ए टेम्परेचर स्टेबलाइजर या एज ए रेगुलेटर काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास हीट, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वाटर की जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए यूनिट मास ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस फॉर्म। ऐसी हमारे पास जो अमाउंट ऑफ हीट है जो किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को गैसियस फॉर्म में चेंज कर दे उसको हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन।
इसके अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ द कैलोरीज ऑब्जर्व पर ग्राम वेपराइज, ठीक है, इतनी कैलोरीज जो ऑब्जर्व करता है किसी 1 ग्राम सब्सटेंस या सैंपल को वेपराइज करने के लिए। यहाँ पे अगर हम वाटर की वेपराइजेशन की बात करें तो हमारे पास हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी है 574 कैलोरीज पर ग्राम। और जैसे अब पीछे हमने हीट कैपेसिटी की बात की है तो वहाँ पे जिसकी 1 कैलोरी थी वो इक्वल थी हमारे पास 4.18 जूल, ठीक है, ये हमने पीछे नहीं डिस्कस किया। वहाँ पे हीट कैपेसिटी की अगर हम देखें तो वो हमारे पास 4.18 जूल है, और अगर हम हीट ऑफ वेपराइजेशन देखें तो वो हमारे पास कितनी है 574 कैलोरीज पर ग्राम। इस तरह से जो अगर हम हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात कर रहे हैं तो ये एक एफिशिएंट वे है अपनी बॉडी से एक्सेस जो हीट है उसको निकालने का। जब भी किसी को जब अगर समर है तो वहाँ पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपकी बॉडी क्या करती है, स्वेटिंग करती है, ठीक है। तो स्वेटिंग से क्या होता है कि आपकी जो अंदर का बॉडी का टेम्परेचर है वो लोड होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्वेटिंग से आपकी जो अंदर की हीट है वो क्या होती है, रिलीज हो रही होती है, ठीक है। तो ये एक एफिशिएंट वे है किसी भी बॉडी से एक्सेस जो हीट है उसको निकालने का। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें तो अगर आपके पास 1 लीटर वाटर है तो उसका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री कम करने के लिए सिर्फ उसमें से 2 ml वाटर की वेपराइजेशन की ज़रूरत है, ठीक है। 1 लीटर वाटर में से अगर 2 ml आपका वाटर एवेपोरेट हो जाएगा तो उस सारे वाटर का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये एक एफिशिएंट वे है कि किसी भी बॉडी का जो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है किसी हॉट इन्वायरमेंट में तो उसकी एक्सेस हीट को क्या करे, रिलीज कर दे। आगे हम देखते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या है, रिडक्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस। हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जिनको वाटर से फियर होता है, ठीक है। फोबिक मतलब फियर, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस जिनको वाटर के साथ फियर हो तो उनके अंदर जो वाटर उनके साथ क्या करता है, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन करता है, तो उनके अंदर जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है उसकी रिडक्शन कर देता है। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ऑयल की लें, ठीक है, अगर आप ऑयल का ड्रॉप वाटर के अंदर डाल देते हैं तो वो उसमें रिजॉल्व नहीं होता, बल्कि जब आप ऑयल के ड्रॉप डालते हैं तो वो सारे जो ऑयल के ड्रॉप्स होते हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है, एक क्लाइम कर देते हैं, अरेंज हो जाते हैं आपस में। तो वाटर के साथ अगर हम देखें तो उनकी अट्रैक्शन नहीं होती, बल्कि वो जो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस होते हैं, हमने ऑयल यूज़ किया है तो वो सारे ड्रॉप्स मिल जाते हैं, क्लम कर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम एग्जांपल देखें कि अगर आपने एक वाटर मीडियम में आपने जहाँ पे वाटर था उसमें आपने एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल ऑयल डाल दिया, ठीक है, आपने एक ड्रॉप डाला, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, एक दूसरा ड्रॉप डाल दिया। अब वाटर इसको क्या करते हैं, उस सब्सटेंस को पहले जाके पूरा उसको अरेंज और डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं उसके इर्द गिर्द, लेकिन फिर क्या होता है कि ये जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं वो आपस में क्लम कर जाते हैं, ठीक है। जब वो क्लम कर लेते हैं तो वाटर और उनकी जो अट्रैक्शन होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, तो वाटर उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। तो इस तरह से जो वाटर है उसकी जो मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसकी भी रीअरेंजमेंट नहीं होती, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या उसका अगर हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो वो भी डिस्टर्ब नहीं होता, और जो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में भी क्लम करते हैं और वाटर के साथ कोई भी इंटरेक्शन कॉज नहीं करते। तो अगर हम इसके बेनिफिशियल बायो की बात करें कि ये क्यों ज़रूरी है हाइड्रोफोबिक इंक्लूजन, तो किसी भी जो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है उनके लिए और प्रोटीन फोल्डिंग जैसे 2 प्रोसेस हैं जिनमें हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का जो प्रोसेस है वो क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे ये अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आयनाइजेशन। अगर हम उसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, द डिसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल इनटू आयंस इज कॉल्ड आयनाइजेशन, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल अगर आयंस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन बोलते हैं। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की एग्जांपल लें तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल होता है H2O, अगर इसकी हमारे पास डी आयनाइजेशन हो जाए, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो 2 हमारे पास आयंस क्रिएट हुए हैं इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन। तो जो वाटर का जो है ये आयंस में कन्वर्ट होना, ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है कि वाटर आयंस में कन्वर्ट होता है, फिर यही आयंस मिलके क्या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। और अगर हम इसके इक्विलिब्रियम की बात करें तो 25 डिग्री पे क्या होता है, इसका जो इक्विलिब्रियम है वो रीच होता है, ठीक है। तो ये जो आयनाइजेशन का प्रोसेस ये क्या है, रिवर्सिबल है। और आयनाइजेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी मीडियम्स में कभी हमने पीएच को चेंज करना हो या उसकी पीएच को मेंटेन करना हो तो वहाँ पे जो आयनाइजेशन का प्रोसेस है वो अपना रोल प्ले करता है। आगे जो हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे वो हमारे पास लो डेंसिटी ऑफ आइस, ठीक है। वाटर की अगर हम टेम्परेचर कम उसको दें तो वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, ठीक है, लोअर टेम्परेचर पे। तो अगर हम देखें, अगर हम आइस का स्ट्रक्चर डिस्कस करें
तो आइस जब वाटर चेंज हो जाता है इनटू आइस तो वहाँ पे उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब उस आइस का जो स्ट्रक्चर है उसको आप वाटर में डालें, ठीक है, आइस क्यूब्स अगर आप ले लें उसको आप किसी वाटर में डाल दें तो वो आइस क्यूब्स कभी भी क्या होंगी, डूबेंगी नहीं बल्कि फ्लोट करेंगी। ये जो आइस क्यूब्स है, ये जो आइस वाटर ही आइस में कन्वर्ट हुआ है, अब ये जो है वो वेला स्ट्रक्चर क्यों वाटर में मतलब नहीं हो रहा, डूब क्यों नहीं रहा, फ्लोट क्यों कर रहा है, क्योंकि इन आइस क्यूब्स की जो डेंसिटी है वो क्या है हमारे पास, कम है। इसकी डेंसिटी कम होने की वजह से ये कभी भी वाटर में डूबते नहीं बल्कि हमेशा फ्लोट करते हैं। और जब भी जो वाटर है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू आइस तो क्या होता है कि एक जाइंट सा स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। अब वो स्ट्रक्चर की क्या होती है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है और इस आइस वाले स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होती है और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है एज कम्पेयर टू द आइस स्ट्रक्चर क्या होती है, कम होती है। और जब भी कोई फ्रीजिंग वेदर होगा जहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कम होता है वहाँ पे क्या होता है कि उस वाटर बॉडीज पे ऊपर आइस की लेयर बन जाती है। अब वहाँ पे क्या करता है कि जो आइस है उसकी जो लेयर बनाई है वो एज ए इंसुलेटिंग लेयर वहाँ पे रोल अपना प्ले कर रहा होता है, या आप कह लें कि उस वाटर के ऊपर एक ब्लैंकेट सी आ जाती है, ठीक है। अब इंसुलेटिंग का क्या मतलब है कि जो आइस है किसी वाटर बॉडी पे अगर आइस की लेयर बन गई है तो वहाँ पे इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है ना वो कम हो जाती है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी अगर उसकी कम है तो इसका मतलब है कि वो उसमें जो हीट कंडक्ट करने की कैपेसिटी है वो कम है। अब वो हीट को क्या करेगा, कम कंडक्ट करेगा। तो जब भी इंसुलेटिंग लेयर बन जाती है किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर तो उसके जो नीचे वाटर होता है अगर वो वार्म वाटर है तो क्या होगा, वहाँ की हीट कभी भी इंटरेक्ट नहीं कर सकेगी टू दी कोल्डर इन्वायरमेंट आउटसाइड, ठीक है। तो इस तरह से जो अंदर वाटर के अंदर सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वाटर बॉडीज होती हैं जो वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं वाटर के अंदर प्रेजेंट हैं, वो सारे ऑर्गेनिज्म क्या रहते हैं, सेव रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक ब्लैंकेट सा बन के एक इंसुलेटिंग लेयर बन गई है वाटर के ऊपर जो जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है, हीट कंडक्ट करने की कैपेसिटी क्या है, कम है, जिसकी वजह से जो अंदर की हीट है वो बाहर नहीं जाती और बाहर की जो कोल्ड एयर है वो इंटरेक्ट ही कर पाती है नीचे वाले वाटर से। तो इस तरह से जो वाटर का टेम्परेचर है नीचे वाला वो इतना ही रहता है, उससे हीट रिलीज नहीं होती और जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर वो इस तरह से सर्वाइव करते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर को डिस्कस किया और वाटर की डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज हैं उन सबको देखा, उनकी एग्जांपल देखी और उनकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया कि किस तरह से एक प्रॉपर्टी रोल प्ले करती है किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में, किसी ऑर्गेनिज्म में कौन सी रिएक्शन में इंपॉर्टेंट होता है और किन किन रिएक्शन, अगर हम आइस को ही देख रहे हैं तो आइस किस तरह से जो वाटर बॉडीज होती हैं उनके नीचे जो भी वाटर के अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो लाइफ है उनको सेव करती हैं। अब हमें फेसबुक के पेज पे फॉलो भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।